एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना की तरफ से आ रही है। भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ से लेकर आ रही है। आज हमारी रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ फिर से मीटिंग की और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग 8 तारीख को हुई थी और अब दूसरी मीटिंग 12 तारीख को हो रही है। 8 तारीख की मीटिंग में 6 तारीख का जो मीटिंग हुई थी, जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल भारत और चाइना दोनों ही आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में हुई थी, तो उसका रिव्यू लेने के लिए ये मीटिंग की गई थी। और अभी जो पिछले वेडनेसडे को जो मीटिंग हुई है उसका रिव्यू लेने के लिए अब मीटिंग हुई। और जो बॉर्डर पे तनाव चल रहा है वो उसका स्तर क्या है, इस चीज पर मीटिंग की गई। जो तनाव है उसके स्तर पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे LAC पे भारत ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए हुए हैं और पूरे के पूरे फाइटिंग फॉर्मेशन में डिप्लॉय किए हुए हैं, यानी कि कोई युद्ध होता है तो हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इसमें 3 सेक्टर बनाए गए हैं, जो कि एक लद्दाख सेक्टर है जो कि है पहले से ही है और यहाँ पे बड़ा फेस ऑफ चल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लेता हुआ दूसरा सेक्टर है। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेता हुआ तीसरा सेक्टर है। तो इन 3 सेक्टरों पे भारत की जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैनात और मुस्तैद हैं। वहीं आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, हालांकि अपनी न्यूज में मैं इस न्यूज को इंक्लूड नहीं करने वाला था, पर ऐसा लग रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं। आप लोगों के मैसेज से लग रहा था, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर फैक्ट क्लियर करना चाहता हूं। तब आपको ऐसा लगेगा कि कितनी छोटी बात है और हम लोग इसको तिल का ताड़ बना रहे थे। तो आज एक न्यूज निकलकर सामने आई जिसमें कि एक भारतीय को गोली मार दी गई नेपाल की पुलिस के द्वारा। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ट्विटर पे मैसेज किया है, डायरेक्ट मैसेज भी किया और कमेंट में भी लिखा है, तब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। तो जो मैंने न्यूज पढ़ी उसमें भारतीय को गोली मार दी गई नेपाल की पुलिस की तरफ से। तो आप इस न्यूज को देखेंगे तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो घटना हुई है वो नेपाल के अंदर हुई है। नेपाल के अंदर भारतीय कैसे पहुंचा? एक्चुअल में बिहार से लगने वाला जो बॉर्डर है नेपाल का, तो कई ऐसे बिहारी हैं, कई ऐसे बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनके जो जमीन है नेपाल के अंदर होती है या उनके रिश्तेदार नेपाल के अंदर होते हैं। उनके ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ उनके भारत में भी होते हैं और भारतीय लोगों के नेपाल में भी होते हैं। तो आप जानते होंगे कि बिहार से लगने वाली जो नेपाल की जो बॉर्डर है वो लगभग 601 किलोमीटर की है और उत्तर प्रदेश से लगने वाला जो बॉर्डर है वो 651 किलोमीटर का है। बहुत लंबा बॉर्डर है। तो लोग इधर उधर जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री ओली के उनका एक बयान निकल कर आया था कि चाइनीज वायरस का जो केस नेपाल में बढ़ रहा है वो भारतीय लोगों की वजह से बढ़ रहा है। नेपाली लोग के जो भारतीय रिश्तेदार हैं वो भारतीयों को अंदर घुसा लेते हैं और इस कारण से नेपाल में भी अब संक्रमित लोग हो गए हैं। तो उनकी पुलिस को यह सख्त आदेश दिए गए थे कि 22 मई से उनके वहां इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दिया गया है और कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता है, या उसके कुछ नियम बनाए गए हैं कि इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि रेगुलरली लोग जाते रहते हैं। तो इसी के तहत जो व्यक्ति मरा है उसके पिताजी ने जो बयान दिया है उसमें यह कहा है कि इनकी जो जमीन है वो नेपाल में थी, तो वो अपनी जमीन पर काम करने हुए गया हुआ था और वहां की पुलिस से झड़प हुई। कुछ 4-5 लोगों की इन लोगों की झड़प हुई, जिसके बाद और भी गांव वाले आ गए और उस बॉर्डर के इलाके पे जो पोस्ट बनाई गई है वहां पर झड़प हो गई। और ऐसी कई झड़पें लगातार होती रह रही हैं जब से यह जो इंटरनेशनल बॉर्डर उनका सील हुआ है, तब से इस प्रकार की कई झड़पें हो रही हैं। तो इस झड़प के बाद और भी ज्यादा गांव वाले जो आ गए, उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 17 फायरिंग लगभग की गई और पुलिस वालों ने इसी प्रकार की फायरिंग मई 17 तारीख में भी की थी। तब वो भीड़ को हटाने के लिए की थी, इस बार भीड़ पर की गई। जो अभी तक न्यूज में निकल कर आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें एक व्यक्ति की हमारे मृत्यु हो गई। अब आप समझिए, आप फर्ज करिए कि कई नेपाली लोग भारत में भी नौकरी करते हैं और कोई गुनाह करते हुए वो पकड़े जाते हैं या उनका एनकाउंटर हो जाता है, तो क्या ये इस तरह का हो गया कि इंटरनेशनल रिश्ते हमारे खराब हो गए कि हमने एक नेपाली को मार दिया? ऐसा नहीं होता है। यदि कोई क्राइम करता है तो उस देश में उसके हिसाब से यदि गोली चल जाती है तो सामने वाले की मृत्यु हो जाती है और ये एक दुर्घटना है। अब फर्ज करिए जब हमारे वहां चाइनीज वायरस फैल रहा था, तबलीगी जमात, जब इस तरह के कई लोग निकल कर आए जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे और
उनको चाइनीज वायरस से ग्रसित पाया गया। तो ऐसा एक हवा चल गई, एक अफवाह चल गई कि सारे मुस्लिमों के विरोध में एक हवा चल गई कि ये सभी कोरोना फैला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। वो ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम होने लगी वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगे और बहुत से लोग जो नहीं जानते थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसी प्रकार की सेंटिमेंट्स नेपाल में भी कुछ जनरेट हो गए हैं जब उन्होंने भारतीय लोगों को जिम्मेदार कहा। तो आप समझ सकते हैं नेपाल की पुलिस भारतीय लोगों को देख के वैसे ही गुस्से में आ जाती होगी कि ये भारतीय हैं तो कोरोना फैला रहे हैं और इसके बाद इधर उधर कर रहे हैं बॉर्डर के और उसके बाद लड़ भी रहे हैं। तो इस चीज से दुर्घटना हो जाती है कभी कभी। तो यदि इस खबर से हमारे यहाँ के भारतीय लोग भड़क जाएं और बोले नहीं नेपालियों को मार के भगाना है, यहां से भगा देना है, कुछ लोगों को गोली मार दे, तो क्या ये भारत और नेपाल के बीच में बिगड़ते रिश्तों को दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। ये पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वह गड़बड़ होता हुआ दिखा रहा है। तो इसके लिए कोई भी पक्ष जिम्मेदार नहीं है। ये जो घटना हुई है वो नेपाल के अंदर हुई है, नेपाल के जुरिडिक्शन में आती है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए जा रहा हो या सामने से फायरिंग हो रही है और पुलिस ने गोली मार दी। वो लॉ एंड ऑर्डर के कारण वहां पर गोली चली है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि 50 बॉर्डर पोस्ट भारत और नेपाल के बीच में बनाए जाने वाली है नेपाली सरकार, और इसमें 15 ऐसे जो पोस्ट हैं जिनमें पहले नेपाल प्रहरी लगे होते थे, अब वो सशस्त्र नेपाल प्रहरी कहलाएंगे, यानी कि उनको शस्त्र भी दे दिए जाएंगे। तो यह नेपाल अपने देश के लिए कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार से 600 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और यूपी से 650 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। तो कौन ऐसा बेवकूफ देश होगा जो इतने बड़े बॉर्डर पे कोई पोस्ट नहीं बनाएगा? पहले उनकी स्थिति नहीं थी, वो पोस्ट नहीं बना रहे थे। आप समझिए कि जब कोई पोस्ट नहीं होगी लोग इधर से उधर करते रहेंगे। दोनों ही देशों के लिए गड़बड़ है। इससे स्मगलिंग बहुत आसानी से हो सकती है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। तो यह चीज बॉर्डर पोस्ट होना बहुत आवश्यक है और कोई भी सोवरेन देश इस प्रकार की पोस्ट बनाता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं मुझे दिखती है। हमारे यहाँ तो कावेरी जल विवाद में कर्नाटका और तमिलनाडु के लोग इस प्रकार लड़ जाते हैं। इसके अलावा यूपी बिहारियों को महाराष्ट्र से मार के भगाया भी जाता है। तो क्या हम बुरा मान जाते हैं? फिर से वही काम करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। नेपाल भी कुछ इसी प्रकार का स्टेट है जो कि एक देश की शक्ल लिया हुआ है, वो अपने नियम रखेगा। हमारे यहाँ स्टेट टू स्टेट जाने में दिक्कत हो रही है, दूसरे स्टेट को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है। तो क्या ये स्टेट के बिगड़ते हुए रिश्तों को दिखा रहा है? ऐसा नहीं होता है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से नेपाल और भारत के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आपको बहुत से लोग बताएंगे, बहुत से ऐसे लोग बताएंगे जो नेपाल और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चाहते हैं। वो ये बताएंगे कि अरे छोटा सा देश भारत को आंखें दिखा रहा है। तो छोटा सा देश, उसके आगे देश शब्द जुड़ा है। वो अपने नागरिकों के हितों का हमेशा रक्षा करेगा। वो देश आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपने लिए काम करेगा। हमारा जो आप जानते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो सरकार आती जाती रहेंगी, वो हमेशा बना रहेगा और बना रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि नेपाल को चीन के शिकंजे से बचाना है तो ये बहुत जरूरी है कि वो भारत के साथ मिलके ही रहे। ये नेपाली लोग भी जानते हैं और भारतीय लोगों को भी जान लेना चाहिए। वही बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, तो आप जानते हैं कि उनके ट्विटर पे केवल भारत भारत छाया रहता है और 90% ट्वीट उनके भारत से रिलेटेड ही होते हैं। तो भारत से रिलेटेड एक और ट्वीट निकलकर सामने आया है। उन्होंने अपने देश के किसी अखबार का कोई आर्टिकल चिपकाते हुए ट्विटर पे ये कहा है कि 34% लोग, भारतीय लोग, उनके पास खाने को नहीं है और अगले 1 वीक तक उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दिक्कत में हो जाएगी। और इसके लिए पाकिस्तान चाहे तो पैसे ट्रांसफर कर सकता है भारत को और उन लोगों के अकाउंट में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने यहां ट्रांसफर किए हैं कुछ 120 बिलियन रुपीस जो ट्रांसफर किए हैं, उस प्रकार से भारत में भी वो ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि भारत पे एक तंज कसा उन्होंने। इसका जवाब हालांकि पाकिस्तानी नागरिक ने खुद ही दे दिया और उन्होंने ये बताया कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में बीच में ही इस प्रकार के जो फंड ट्रांसफर है इसको रोक दिया गया और लोगों से कहा गया कि लाइनों में खड़े होकर पैसे लीजिए। और हमने ऐसी वीडियो देखी है जिसमें लाइनों में खड़े लोगों को नाचना भी पड़ रहा था जो पैसे बांट रहे थे उनके सामने। और इस पूरा प्लानिंग का क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने, पर उनकी जो देश के नागरिक हैं उन्होंने खुद ही उनकी बातों का खंडन कर दिया। पर भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया वो भी सुन के आपको काफी हंसी आएगी। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने यह कहा कि पाकिस्तान का मैक्सिमम पैसा तो पाकिस्तान के बाहर चला जाता है, बाहर के बैंकों में ट्रांसफर करने में काम आ जाता है। वो भारत में क्या ट्रांसफर करेंगे? अपने लोगों को पहले वो संभाल लें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश का कर्जा 90% उसकी जीडीपी का हो, वो दूसरों को क्या सलाह देगा, दूसरे देशों को क्या सलाह देगा? तो यह सही बात है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 90% उनके पास कर्जा है, तो वो किस प्रकार से जी पाएंगे आगे ये वही जानते हैं।
पर उनको दूसरों के अकाउंट में पैसे डालने की बहुत ज्यादा चुल मची हुई है। एक भिखारी दूसरों को कर्जा देने की बात कह रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।